आदाब खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तरन्नुम रिजवी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। मुल्क के आज़म मुसम्मिम को जाहिर करता सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आगाज। वज़ीर आज़म ने कहा कई हमलों के बावजूद मजीद मजबूत हुआ सकाफती इत्तेहाद का जज्बा। लोगों से की सोशल मीडिया पर सोमनाथ की तस्वीर शेयर करने की अपील। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में गैर कानूनी कब्जा हटाने की कार्रवाई जारी। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। पत्थरबाजी के इल्जाम में शनाख्त शुदा 30 लोगों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह मारी जा रही है छापे। इक़्तिसादी महाज पर भारत की बड़ी छलांग। तरक्की के रथ पर सवार हिंदुस्तानी माईशत 7.4% पर रहेगी GDP। बीजेपी ने कहा आलमी मंदी के बावजूद भी हिंदुस्तानी मईशत तेजी से कर रही है तरक्की। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इम्तिहान को लेकर बड़ा फैसला। रियासती हुकूमत ने यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इम्तिहान किया रद्द। CM योगी आदित्यनाथ ने इम्तिहान में बेजाब्तगी और गैर कानूनी पैसा वसूली के इशारे मिलने के बाद उठाया सख्त कदम। कोलकाता में ED ने IPAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर मारी छापेमारी। TMC के इंतखाबी मैनेजमेंट के तौर पर काम कर चुका है IPAC। वज़ीर आला ममता बनर्जी के खुद प्रतीक जैन के घर पहुंचने से मामले की संगीन में हुआ इजाफा। और परीक्षा पे चर्चा के लिए रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन। अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा तलबा ने वज़ीर आज़म मोदी के साथ बातचीत के लिए दिखाई अपनी दिलचस्पी। और अब खबरें तफसील से। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत के वक़ार के लाजवाल दास्तान है। आज का दिन काफ़ी अहम है। आज से गिर सोमनाथ में 3 दिन तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आगाज हुआ है। इस साल का इनेकाद इसलिए भी अहम है क्योंकि ठीक 1000 साल कबल महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। इसी तारीख वाक़े की 1000वीं बरसी पर सोमनाथ शहर एक बार फिर अकीदत वक़ार और सनातन सकाफत के पैगाम के साथ मुल्क व दुनिया को जोड़ने जा रहा है। इस सैर रोज़ा त्योहार के दौरान सोमनाथ मंदिर में मुसलसल 24 घंटे ओंकार नाद का जाप हो रहा है। मंदिर के समुद्री साहिल पर कश्तियां खड़ी की जाएंगी जो खुसूसी लाइटों से सजी हुई होंगी ताकि अकीदतमंदों को एक अनोखे मंजर का नज़ारा दिख सके। अकीदतमंदों की सहूलत और बड़ी शिरकत को मलहूस रखते हुए हर दिन 4 अलग अलग शहरों से एक ट्रेनें सोमनाथ पहुंच रही हैं। ये ट्रेनें सूरत, राजकोट, बड़ौदा और अहमदाबाद से चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों से पूरे मुल्क के संत, मजहबी इदारों से जुड़े लोग और बड़ी तादाद में अकीदतमंद सोमनाथ पहुंच रहे हैं। 1000 साल कबल जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपनी तारीख के पहले हमले का सामना किया था। PM मोदी ने सोमनाथ के अपने साबका दौरों की कुछ तस्वीर शेयर करते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में पैगाम दिया। PM ने लिखा कि साल 1026 का हमला और इसके बाद होने वाले मुतअद्दिद हमले भी हमारे लाजवाल अकीदे को मुतज़लज़ल नहीं कर सके, बल्कि इनसे हिंदुस्तान के सकाफती इत्तेहाद का एहसास मजीद मजबूत हुआ और सोमनाथ की बार बार तरक्की होती रही। इसके साथ ही PM ने लोगों से सोमनाथ यात्रा की तस्वीर #सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ शेयर करने का दरख्वास्त भी की। अपने एक्स पैगाम में PM ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का ये मौका भारत माता के इन अनगिनत बेटों को याद करने का जश्न है जिन्होंने कभी अपने असूलों और इख्तिदार पर समझौता नहीं किया। वक्त कितना ही मुश्किल और खौफनाक क्यों ना रहा हो, उनका अज़्म हमेशा अटल रहा। हमारी तहजीब और सकाफती शऊर के तय उनकी वफादारी अटल रही। 1000 साल गैर मुतज़लज़ल अक़ीदे का ये मौका हमें कौमी इत्तेहाद के लिए जद्दोजहद जारी रखने की तरगीब देता है। PM ने 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में मुनक़िदा एक तकरीब की तस्वीर भी शेयर की। इसी साल 1951 में तजदीद शुदा सोमनाथ मंदिर के इफ्तिताह की 50वीं सालगिरह मनाई गई थी। दिल्ली के तुर्कमान गेट के अतराफ में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। फैज़ इलाही मस्जिद के पास पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने 30 लोगों की शिनाख्त की है। दिल्ली पुलिस ने CCTV कैमरा फुटेज और वायरल वीडियो की बुनियाद पर उनकी शिनाख्त की है। पुलिस सेफ्टी में उन्हें हिरासत में लेने के लिए छापे मार रही है और इसके लिए पथराव से जुड़े इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस ने मामले में अब तक 5 मुल्ज़िमान की शिनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। मुल्ज़िमान पर BNS की दफ़ा 121, 123, 221 पब्लिक प्रॉपर्टी की नुकसान पहुंचाने से रोकने वाले कानूनों की दफ़ा 3 और दफ़ा 191 फसाद के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस सबूतों की बुनियाद पर आगे की जांच कर रही है।
तुर्कमान गेट पे जो कल रात स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट हुआ है, इसमें दिल्ली पुलिस ने धारा 121, धारा 123, 221 भारतीय न्याय संहिता और धारा 3 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और 191 जो कि राइटिंग की धारा है के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 5 लोगों की मौके से गिरफ्तारी हो गई है। ये मामला स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। माली साल 2025-26 में भारत की मईशत 4% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने की उम्मीद है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने माली साल 2025-26 के लिए मुल्क की इकोनॉमी ग्रोथ के पहले एडवाइस स्टेटमेंट जारी किए हैं। कौमी शुमारियाती दफ्तर में ये अंदाज़ा जाहिर किया है। ना मेंजिल GDP में भी 8% के इजाफे का इम्कान है, जबकि हकीकी GVA ग्रोथ 3% रहने की उम्मीद है। सर्विस सेक्टर इस इजाफे का अहम जरिया होगा। पेशेवर खदमात के साथ अवामी इंतजामिया और दीगर खदमात में 9% की ग्रोथ का अंदाजा है, जबकि तिजारत, होटल, मवासलात और नशरियाती खदमत में 7-5% का इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे सेकेंडरी सेक्टर में भी 7% की ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं ज़राई शोबे में भी मुस्बित इजाफे का इम्कान है, जो मईशत के लिए एक मुस्बित इशारा है। आलमी बेयकीनियों के दरमियान माली साल 2026 में भारत की GDP में 4% के इजाफे का इम्कान है। ऐसे में बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए पूछा कि वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने कहा था कि मईशत मुर्दा हो चुकी है। इकोनॉमी इज डेड कहने वाली लॉबी के मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी 7.4% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी, ये आंकड़ा आ चुका है। हमने देखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था कई वर्षों से है। 8.2% का भी ग्रोथ रेट दर्ज किया है। हमने देखा है कि 11th से 5th और 4th पोजीशन और 3rd पोजीशन की ओर जाने के लिए अग्रसर है हमारी इकोनॉमी। हमने देखा है कि हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, लोएस्ट NPA, लोएस्ट इन्फ्लेशन, ये हमारी इकोनॉमी के कोर स्ट्रेंथ है। हमारी इकोनॉमी एक जलता हुआ दीपक है अंधकार में ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के वातावरण में। ही कुछ लोग क्या कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। वो ट्रम्पेट करते हैं इस लाइन को, वो बर्लिन जाकर भारत की बदनामी करते हैं, भारत की मैन्युफैक्चरिंग की, इकोनॉमी की। ये भारत विरोधी लोग हैं जो मोदी विरोध में, भारत विरोध में बोलते हैं, कभी सेना के खिलाफ, कभी संविधान के खिलाफ, कभी लोकतंत्र के खिलाफ और अभी हमारी आर्थिक शक्ति के खिलाफ। ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा LOP को, ऐसे LOP राहुल गांधी जो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, इनको माफी मांगनी चाहिए। वो और रघुराम राजन लगातार झूठ फैलाते थे, अब उनको दिखाई दे रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे ग्रो कर रही है। परीक्षा पे चर्चा के दिन करीब आ रहे हैं और ये वो मौका होता है जब इम्तहानात में शामिल हो रहे बच्चों को वज़ीर आज़म खुद कामयाब होने के टिप्स देते हैं, जो उनका टेंशन भी कम करते हैं। तलबा के साथ वज़ीर आज़म के मकबूल मुज़ाकरा प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन में शामिल होने के लिए पूरे मुल्क के तलबा में काफ़ी जोश व खरोश दिखा जा रहा है। MyGov.in पोर्टल पर गुज़िश्ता 1 दिसंबर को शुरू किए गए ऑनलाइन परीक्षा पे चर्चा मुकाबले में अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रोग्राम के साबका एडिशन में 3 करोड़ 56 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे और इस बार रजिस्ट्रेशन कराने वालों में 3 करोड़ 75 लाख तलबा के अलावा 23 लाख असातिज़ा और 5 लाख से ज़्यादा सरपरस्त शामिल हैं। क्लास 6 से 12 के तलबा इस मुकाबले में शामिल होने के लिए 11 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इम्तिहान को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। रियासती हुकूमत ने यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इम्तिहान को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इम्तिहान में बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी पैसों की वसूली के इशारे मिलने के बाद ये सख्त कदम उठाया है। जांच एजेंसी STF को इम्तिहान से जुड़े मामले में संगीन बेज़ाब्तगियों के सुराग मिले थे। तफ्तीश के दौरान ये सामने आया कि कुछ लोग के जरिए उम्मीदवारों से पैसे लेकर उन्हें गैर मुनासिब फायदा दिलाने की कोशिश की जा रही थी। इस पूरे मामले की रिपोर्ट जब वज़ीर आला तक पहुंची तो उन्होंने बिला ताखिर इम्तिहान को रद्द करने का हुक्म दे दिया। अब दोबारा नए सिरे से गैर जानिबदाराना व शफाफ तरीके से इम्तिहान होंगे। 16 और 17 अप्रैल 2025 को इम्तिहान
मुनक्किद हुआ था। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी की नौ तकर्रुर रियासती सदर पंकज चौधरी के पहले दौरे पर कारकुनों ने फूलों की बारिश और ढोल नगाड़ों के साथ शानदार खैर मकदम किया। उन्होंने काशी हल्के के ओहदेदारान, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और कारकुनों से बातचीत की। पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी कारकुनों की पार्टी है और वो खुद एक आम कारकुन से इस ओहदे तक पहुंचे हैं। रोहिनिया के गोकुल धाम में कारकुन इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की स्कीमों और बदउनवानी से पाक हुकूमत का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत जी राम जी कानून मनरेगा में फैली बदउनवानी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। उन्होंने कारकुनों से घर घर जाकर लोगों को बेदार करने पर तवज्जो देने की अपील भी की। बनारस का सौभाग्य था, जिस तरह कल रात को इतना विलम्ब हुआ और ठंड अपने चरम पे थी और उसके बावजूद जिस तरह कार्यकर्ताओं ने पूरे रास्ते भर इनका स्वागत किया प्रदेश अध्यक्ष जी का, अपने आप में ये अकल्पनीय था। और कल रात से लेकर और आज तक कार्यकर्ताओं में जो उत्साह इनके अध्यक्ष होने से हुआ आया है, और चाहे वो जी राम जी का बिल हो, चाहे वो SIR पे सेकेंड फेज की जो चर्चा होगी, हमें लगता है जिस तरह दिशा निर्देश दिया है आदरणीय अध्यक्ष जी ने, हर कार्यकर्ता लग के उसे पूरा करेगा। चौधरी जी बहुत ही अनुभवी और कार्यकर्तापन से भरे हुए एक समर्पित भाजपा सिपाही हैं। उनकी अगुवाई में भाजपा उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे कीर्तिमान बनाएगी, अच्छे आयाम बनाएगी और 2027 में शानदार परिणाम पंकज चौधरी और योगी जी की और भाजपा के माननीय केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से यह आगे बहुत शानदार सफलता है। मगरबी बंगाल की दारुल हुकूमत कोलकाता में सियासी मशावरत फॉर्म IPAC के अहाते के साथ ही कुछ दीगर मकामात पर ED के जरिए छापेमारी की गई। IPAC के मालिक प्रतीक जैन की रिहाइशगाह पर भी ED की कार्रवाई जारी है। प्रतीक जैन की रिहाइशगाह और दफ्तर पर छापे के दरमियान सियासी हलचल तेज हो गई है। वज़ीर आला ममता बनर्जी की खुद प्रतीक जैन के घर पहुंचने से मामले की संगीनी में मजीद इजाफा हो गया है। इतलात के मुताबिक तफ्तीशी टीम एक साथ प्रतीक जैन के मकान और दफ्तर में दस्तावेज की जांच और दीगर जरूरी कार्रवाई कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के डायरेक्टर जनरल को हुक्म दिया है कि BNSS के दफा 105 के तहत तलाशी और ज़ाब्ते की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करें। यह हुक्म जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने अर्जी गुजार शादाब को जमानत देते हुए दिया है। अदालत ने कहा कि यह कानून बेकसूर लोगों को गलत तरीके से फंसाने जाने से बचाने और सबूत यकीनी बनाने के लिए है। रिकॉर्डिंग केस डायरी का हिस्सा बनकर 48 घंटे में मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। अर्जी दहिंदा शादाब पर BNS की दफा 305(2) और 317(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें इल्जाम है कि वो 4 दीगर मुलजमान के साथ 40 मोटरसाइकिलों की चोरी में मुलव्विस है। अर्जी गुजार शादाब मामले में पुलिस के जरिए मोटरसाइकिलों की बरामदगी की वीडियोग्राफी नहीं की गई, जबकि इलेक्ट्रॉनिक जराये से मामले की रिकॉर्डिंग करना लाजमी है। कोर्ट ने ऑनरेबल जस्टिस अरुण कुमार देशवाल साहब की बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है सेक्शन 105 BNSS की धारा पर। उसमें मामला ये था, सेक्शन 305 भारतीय नागरिक संहिता में और सेक्शन 317 में एक मामला ऑनरेबल जस्टिस अरुण कुमार देशवाल साहब के सामने आया, जिसमें कि 40 मोटरसाइकिल चोरियों का मैटर था। तो उसमें जो एक्यूज था, जिसकी बेल रिजेक्ट हुई थी लोअर कोर्ट से, शादाब, उन्होंने यहाँ हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल की ऑनरेबल जस्टिस बेंच के सामने। उसमें सेक्शन 305 सब क्लॉज 2 और 317 सब क्लॉज 2 में मैटर था ये BNSS का, और उसके बाद उसमें प्रावधानों का कुछ लैकुना पाया गया। जो सेक्शन 105 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसमें प्रावधान ये है कि जब भी पुलिस कोई रिकवरी करती है, चोरी की वस्तुओं का कोई रिकवरी करती है, तो उसमें ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग मस्ट है। उसमें सेक्शन 105 में प्रावधान में दिया हुआ है। अनुशासन तो कार्रवाई की जाए, ये कहते हुए कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी एक्यूज पर्सन शादाब को। जिला संभल की सदर तहसील में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली अर्जी पर आज सिविल जज
सेंटर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के सबब समाअत की आइंदा तारीख 24 फरवरी 2026 मुकर्रर की गई है। यह अर्जी 8 अर्जी दहिंदगान ने 19 नवंबर 2024 को दायर की थी। हाई कोर्ट ने मस्जिद फरीक की रिट मुस्तरद कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और स्टे ले लिया था। मस्जिद फरीक ने स्टे के सबब WS दाखिल नहीं किया। आइंदा समाअत स्टे खत्म होने के बाद होगी। देखिए, आज मस्जिद पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का इसमें स्थगन आदेश है। इस ग्राउंड पर उन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। वो कर सकते थे वैसे, लेकिन उन पर कुछ जवाब, मुझे नहीं लगता कि कोई साक्ष्य है, फैक्ट है, इसलिए उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया है। बट इसी ग्राउंड पे उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया और न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल के न्यायाधीश महोदय ने उसमें अग्रिम तिथि 24 फरवरी नियत कर दी। आज उसमें डेट फिक्स हो गई है 24 फरवरी 2026। उसकी क्या ग्राउंड रहा? ग्राउंड उसका ये रहा, इससे संबंधित एक रिट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें अभी निर्णय नहीं हुआ है। मस्जिद पक्ष को अपना WS दाखिल करना, WS तैयार है, मगर सुप्रीम कोर्ट से प्रोसीडिंग स्टे होने के कारण जो है कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। 24 फरवरी 2026। अमरोहा के सयाद नकली थाना हल्के में 3.5 साल नाबालिग से इस्मत दरी करने वाले 48 साल गजेंद्र सिंह को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर तसादुम में गिरफ्तार कर लिया। वारदात की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने फौरी टीम तश्कील देकर जाए वारदात का मुआयना किया। आसपास के CCTV फुटेज से मुलजिम की शिनाख्त हुई। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमित कुमार आनंद ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस टीम को देखकर मुलजिम ने फायरिंग भी की, जिसमें दरोगा दीपक कुमार के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। सेल्फ डिफेंस में पुलिस के जरिए की गई फायरिंग में मुलजिम बाएं पैर में गोली लगने से जख्मी हो गया। पूछताछ में मुलजिम ने इस्मत दरी के वाक़े को कबूल किया। जख्मी मुलजिम को इब्तदाई इलाज के लिए CSC हसनपुर भेजा गया है। 6 जनवरी की शाम को थाना सैद नकली क्षेत्र अंतर्गत एक 3.5 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची तो परिवारजन ने बताया कि उनकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे बला फुसला कर ले जाया गया तथा उसके साथ दुष्कर्म की घटना खारिज की गई। तहरीर के आधार पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया। CCTV को जब खंगाला गया तो एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा, जिसकी पहचान गजेंद्र जो निवासी कुंदर की बूढ़ थाना शहर नकली के रूप में हुई। पुलिस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 12 घंटे के भीतर घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। खबरों में लेते हैं फिलहाल एक वक्फा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ₹594 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस वे केवल एक एक्सप्रेस वे या रास्ता नहीं है, बल्कि बदलते हुए भारत और कहें तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। एक बार फिर से खबरों में आपका खैर मकदम है। कन्नौज जिले में महकमा बिजली की यकमुश्त तस्फिया स्कीम OTS के पहले मरहले में 34 करोड़ 44 लाख रुपए का रेवेन्यू वसूल हुआ। जिले के 1,15,571 सार्फिन में से 27,839 सार्फिन ने इस स्कीम से इस्तेफादा किया। इस दौरान सार्फिन को बुनियादी रकम में 9 करोड़ 53 लाख और सूद में 32 करोड़ 44 लाख रुपए की रियायत दी गई। वहीं बिजली चोरी के 4,018 मामलों में 505 सार्फिन ने इस्तेफादा किया, जिससे 1 करोड़ 31 लाख का रेवेन्यू हासिल हुआ। साथ ही सार्फिन को 1 करोड़ इस योजना का लाभ लोगों ने उठाया और वर्तमान में दूसरी चरण चालू जनवरी माह
जिसमें से ब्याज को 70% माफी चल रहा वही नियम है, लेकिन मूलधन में जो पहले चरण में 25% थी, अब वो हो गया है 20%। ठीक है, इसी प्रकार से चोरी वाले प्रकरण में जो पहले 50% माफ चल रहा था, अब हो गया है 45%। लेकिन योजना उसी तरह से चल रही है और इसको लोगों से मैं अपील भी कर रहा हूँ कि बढ़ चढ़ करके, ऐसा मौका आया है कि इतनी छूट मिल रही, शायद दोबारा कभी न मिले। मूलधन में तो पहली बार छूट आई, इस योजना का लाभ उठाएं। शहद की मक्खियों को पालने के कारोबार को फायदेमंद बनाने के मकसद से लखनऊ में एक रोज़ा शहद की मक्खियाँ पालने की तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर किसानों को शहद की मक्खी पालकर आमदनी में इजाफे की तरबियत और तकनीकी मालूमात फराहम की गई। रियासत के वजीर बराए बागबानी व ज़रूरी मार्केटिंग दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि योगी हुकूमत शहद की मक्खी पालने के कारोबार को फ़ायदेमंद बनाने की सिमत में काम कर रही है। शहद की कीमत में इजाफा और बरामद की सिमत में खुसूसी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। इसका मूल्य संवर्धन अधिक हो, इसके उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की शहद की ब्रांडिंग भगवान विश्वनाथ के नाम से, काशी ब्रांड के नाम से हम लोग इसको रखे हैं। काशी ब्रांड दुनिया में जाना जाए, इसके प्रयास हमारे उद्यान विभाग के द्वारा किया जा रहा है। मिर्जापुर में रियासती खवातीन कमीशन की रुकन नीलम प्रभात ने जिला पंचायत ऑडिटोरियम में खवातीन के इस्तेसाल से मुताल्लिक़ क़वामी समात का इनेकाद किया। इस दौरान कई मामले सामने आए, जिनमें कुछ का मौके पर तस्फिया किया गया और कुछ मामलों में मुताल्लिक़ अफसरान को जांच करके जल्द तस्फिया करने की हिदायत दी गई। अवामी समात में SDM सदर गुलाब चंद्र, सर्कल अफसर मिडियान शिखा भारती और दीगर अफसरों व पुलिस एहलकार मौजूद रहे। ये प्रत्येक माह या एक माह के बाद 40 दिन के बाद, क्योंकि हमारे जिम्मे 3-4 जिले हैं, उस हिसाब से जन सुनवाई लगती है। और इस जन सुनवाई का उद्देश्य ये है कि जो महिलाओं के प्रति हिंसा है, घरेलू हिंसा है या बाह्य हिंसा जो भी है, उसकी त्वरित कार्यवाही के लिए हम काम कर सके, उनको न्याय मिल सके। इसी के सापेक्ष ये जन सुनवाई आयोजित होती है जिलों में, और आज वही आयोजन है। तो महिला उत्पीड़न के आते हैं, जो पति द्वारा मारपीट, ससुराली जनों द्वारा मारपीट, कभी कभी पड़ोसियों के मामले भी आते हैं। कुछ मामले हमारे ज़मीन से संबंधित आते हैं, तो ज़मीन से संबंधित मामले तो मैं नहीं इंटरटेन कर सकती, लेकिन उसको लेकर यदि किसी महिला से मारपीट हो रही है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और ये उत्पीड़न है। तो इसको जरूर हम चिंता में अपने रखते हैं और इस पर कार्यवाही के लिए हम भेजते हैं संबंधित विभाग को। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बरेली ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बैन रियासती स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। मीरगंज बरेली हल्के में रामपुर हाईवे पर की गई कार्रवाई में मुलजमान के पास से 5 किलो स्टेटिक एनहाइड्राइड, 640 ग्राम स्मैक, 1 इनोवा कार, 3 मोबाइल और 1 लाख से ज़्यादा नकद बरामद किया गया। बरामद नशीली अशिया की कीमत बैनुल-अक़वामी मार्केट में करीब 1 करोड़ 43 लाख रुपए बताई गई है। तफ्तीश के दौरान मुलजमान ने नशा सप्लाई के एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का इंकशाफ किया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बरेली में मादक पदार्थों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई कराई जा रही है। इसी के क्रम में NTF यूनिट बरेली और थाना मीरगंज की पुलिस द्वारा कोऑर्डिनेटेड एक्शन में एक कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत 3 अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर गिरफ्तार किए, जिनके नाम उमेंद्र, मनोज और शाकिर हैं। इनके पास से 52 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड और 640 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ 43 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त 1 लाख रुपए कैश, 1 इनोवा गाड़ी इनसे बरामद किया गया है। संपूर्ण प्रकरण में अग्रविधिक कार्रवाई कराई जा रही है और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल ये लगातार अभियान चल रहा है और इसके अंतर्गत NDPS एक्ट में जो भी अवैध तरीके से मादक पदार्थों की तस्करी करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। ये काफी समय से सक्रिय और विभिन्न जिलों में, विभिन्न राज्यों में ये काम करते आ रहे हैं और आज ये जो इनको पकड़ा गया है, ये सफल कार्रवाई मानी। इसके साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। तरन्नुम को शब खैर।